इस समय हम मऊ में बैठे हैं और मऊ में बैठे हो और मुख्तार की चर्चा ना हो तो शायद से चर्चा नहीं पूरी हो पाती है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं दो वेटरन जर्नलिस्ट यानी कि दो सीनियर पत्रकारों के साथ, जिन्होंने मऊ को अपनी कर्मभूमि बनाई और मुख्तार अंसारी को बड़े करीब से देखा है। हमारे साथ हैं विनय जायसवाल जी, जो कि रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं राहुल सिंह जी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी भी कई संस्थानों में अपने लेख ये देते रहते हैं। तो सबसे पहले विनय जी से हम शुरुआत करेंगे। विनय जी, अगर मुख्तार की बात की जाए तो आप एक पत्रकार के नज़रिए से, एक पत्रकार के चश्मे से आपने जो देखा है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुख्तार अंसारी जो है, मेरे ख्याल से 1996 का दौर था और उस समय विधानसभा चुनाव के टिकट लेकर के वो मऊ में आए। बसपा का टिकट पर चुनाव यहाँ लड़े और मऊ के माइनॉरिटी में उनकी छवि एक गरीबों के मसीहा, यानी कहा जाए रॉबिन हुड की छवि लेकर के वो यहाँ पर प्रवेश किए और उनको ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिला। हालांकि वो दौर कल्पनाथ राय का भी था, तो एक तरह से कहा जाए कल्पनाथ राय वर्सेज मुख्तार अंसारी, ये कल्पनाथ राय की मृत्यु तक यानी 1999-98 तक चला। और विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मुख्तार अंसारी को लगभग 1,75,000 वोट मिले थे, मुझे याद है अच्छी तरह, और कल्पनाथ राय को 1,79,000 यानी 4,500 वोट से बमुश्किल कल्पनाथ राय जीत सके थे। उस समय खुद मुझको याद है मऊ में जेल बनी थी, जो जेल में काउंटिंग हो रही थी, कल्पनाथ राय ने मुझसे पूछा था ये मुख्तार अंसारी कौन है। हालांकि वो जानते थे, लेकिन उनके कहने का आशय ये था कि एक डेवलपमेंट और विकास पुरुष की छवि लेकर के मैं इस मऊ में हूँ और उसमें एक माफिया को लोग इतना समर्थन कैसे दे रहे हैं। कई बार काउंटिंग के दौरान ऐसा लगा कि कल्पनाथ राय शायद हार न जाए चुनाव। हालांकि उनके चाहने वाले फिर भी बहुत आसानी थे और फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पर 3-4 विधानसभाओं में वो हार चुके थे। 5वीं विधानसभा रसड़ा थी जहाँ से वो जीत सके थे, बमुश्किल 4,500 वोट से जीते थे। उसके बाद कल्पनाथ राय का अवसान होता है, मुख्तार अंसारी के लिए मऊ की फील्ड जो है ओपन हो जाती है और मुख्तार अंसारी जो चाहते थे वो करते थे, जैसे जिस मर्जी से चाहें। और फिर वो अधिकारियों पर पहले थोड़ा कल्पनाथ की वजह से दबाव रहता था, लेकिन इनके जाने के बाद तो वो उसके लिए फील्ड पूरी खुल गई बैटिंग करने के लिए। किसी विभाग के किसी अधिकारी की हैसियत नहीं थी कि मुख्तार को वो इग्नोर कर सके। अच्छा, ये जो समय कब का था? ये समय 1998 से लेकर 2005 तक था। 2005 तक था। 2005 के दंगे के बाद मुख्तार अंसारी जेल चले जाते हैं। जेल जाने अभी हम लोग दंगे पर आएंगे। अभी हम लोग नहीं, दंगे पर नहीं मैं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि 2005 तक तो उसका एक छत्र राज था, एक छत्र राज था और वो जैसे मर्जी हो मऊ जिले में पूरा, मैं केवल ये नहीं कह सकता कि मऊ विधानसभा क्षेत्र में, पूरे ज़िले में उसकी जो है धमक, हनक और टेरर सब कुछ काम करता था। अच्छा, बड़ा सवाल एक ये है कि क्या ये सारी जीत जो थी बस मुस्लिम वोट को कैपिटलाइज करके थी? ये सवाल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुस्लिम वोटरों के साथ साथ जैसे वो कई और जो हिंदू ओबीसी थे, उन लोगों के भी वोट वो समय समय पर अलग अलग खेमे में पोलराइज करता था, कभी राजभर, कभी चौहान, कभी कुछ। तो ये क्या मतलब किसी पार्टी के माध्यम से होता था कि ये मुख्तार अंसारी का पर्सनल? वो पर्सनल भी था, पार्टी तो उसके लिए सपोर्ट में पार्टी खुद जो है हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। और उस समय दौर भी वही चल रहा था, जो दौर था वो पॉलिटिकल तो था, पॉलिटिक्स में बाहुबलियों का जो बोलबाला शुरू हुआ वो दौर था। उसके चलते मुख्तार अंसारी
एक बड़ा नाम था, तो उसके छत्रप के नीचे सभी आ जाते थे। हम राहुल जी के पास आएंगे। राहुल जी, कल्पनाथ राय को किनारे करके मुख्तार अंसारी आगे आते हैं, लेकिन ये भी सुना गया है कि बीएचयू के छात्र संघ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब हमें जो जानकारी मिली तो हम लोग भी उस समय छात्र जीवन में ही रहे, लेकिन जब हम लोग बाद में आए तो हमें जो पीछे की जानकारी मिली कि 1996 में जो मुख्तार अंसारी आते हैं और यहाँ से विधायक बन जाते हैं। विधायक बन के जो उन्होंने जाने अनजाने में लोकसभा का चुनाव का पर्चा भर दिया कल्पनाथ राय के सामने। और जैसा कि भैया ने बताया कि कल्पनाथ राय को जीतने में एड़ी मैंने सिर का पसीना जो है एड़ी तक आ गया और वो 4,500 मात्र वोट से जीते। तो एक सबसे बड़ी कल्पना कि आज जिस कल्पनाथ राय के विकास पुरुष का तमगा लगाकर जो राजनीति लोग करते थे, उस समय उस विकास पुरुष को अपने विकास के लिए भी जीतने के लिए मेहनत करना पड़ता था, यानी कि उनके विकास का उस समय कोई मतलब नहीं था। केवल मामला था माइनॉरिटी और हिंदू बनाम मुस्लिम, और उसमें भी ओबीसी जो है, जैसा कि आपने पहले बताया कि ओबीसी समुदाय का खास के उन नेताओं को उसने जो है अगर अपने हिसाब से सेट कर लिया तो उसका वोट सेट हो जाता था। जैसा कि वर्तमान समय में आपने 2003 के बाद ओम प्रकाश राजभर आए तो उसके पहले चौहान वोट को वो पोलराइज कर लेता था और उनके नेताओं को टच करके अपने तरफ खेमे बंदी करके, और निश्चित है कि अपना जड़ और जुगाड़ करके सेट करके, और वो पूरी तरह से हावी हो चुका था राजनीति में। कल्पनाथ राय के गुजरने के बाद पूरी तरह से वह यहाँ की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करता है। अगला, क्योंकि कल्पनाथ राय के मरने के बाद कल्पनाथ राय केंद्रीय मंत्री थे, तो निश्चित है कि उनका रसूख, और पुराने नेता थे तो उनका रसूख बहुत था। लेकिन जब कल्पनाथ राय मर जाते हैं तो पूरा मैदान राजनीति का अगले के लिए एकदम खाली हो जाता है, तो वो बिंदास उस पिच पे बैटिंग करना शुरू कर देता है जिस पिच को कल्पनाथ राय ने तैयार किया था। और कल्पनाथ राय निश्चित है कि उनका जीवन ने उनका साथ नहीं दिया, तो उनके असमय चले जाने के बाद मऊ का विकास रुक जाता है और उस विकास में जो बाधाएं उत्पन्न होनी शुरू होती हैं उसका वो मसीहा बनने का प्रयास करता है। जैसा कि मऊ की सबसे बड़ी आवश्यकता है बिजली, तो उस अगले ने बिजली पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि बुनकर बाहुल क्षेत्र है और बिजली की जो समस्या थी उस बिजली की समस्या को अगले ने अपने हाथों में लिया। और रॉबिन हुड की छवि, जैसा कि भैया ने बताया कि रॉबिन हुड की छवि कहाँ से आई, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूंगा कि जब बिजली के मामले में, क्योंकि बुनकर बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर जलने की बहुत से, क्योंकि वहाँ पे जो अनियमित बिजली का जो वो है कनेक्शन है, उसके वजह से कटिया कनेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ ट्रांसफार्मर जल जाते थे। लेकिन वो ट्रांसफार्मर अगर एक वर्ग विशेष के क्षेत्र में होता था तो 24 घंटा से 48 घंटा भी नहीं बीतता था कि अगर वो ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा भी होता था तो वो दूसरे जनपद से आ जाता था और वो ट्रांसफार्मर लग जाता था। अगर वो ट्रांसफार्मर अगर लगाने में कोई भी अधिकारी कोताही करता था तो मुख्तार अंसारी जहाँ पर भी होता था उसका फ़ोन उस अधिकारी के पास या उनके लोगों के द्वारा या उसका खुद फ़ोन पहुँच जाता था और वो अधिकारी तुरंत जो है उस हुक्म का पालन करने के लिए, वह बात जो है यहाँ के बुनकरों में रच बस गई और उसे लगा कि नहीं, जो हमारी सुविधाओं को अगर दे सकता है और उनको मौका दे सकता है तो वह केवल वो मुख्तार अंसारी है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की इस तरीके से आप मुख्तार अंसारी की रॉबिन हुड वाली छवि की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल और भी है, जहाँ भी मुख्तार अंसारी कई मामलों में दोषी करार हो चुके थे, अपनी मौत से पहले 2 उम्र कैद की सज़ा उनको मिल चुकी थी। मेरा सवाल ये है कि जब भी मुख्तार अंसारी व अंसारी परिवार का महिमा मंडन किया जाता है तो हमेशा से यही बात आती है कि ये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, इनके दादा जो है देश के लिए गोलियां खाए हैं। इसमें कितना सच है, और अगर ऐसी बात है, अगर ये सत्य है, तो ऐसा क्या हो गया कि आदमी को इस अपराध जगत में घुसना पड़ा? देखिए, परिवार का, अगर किसी के परिवार से अगर होने से अगर कोई बड़ा हो जाता है तो ये कोई वो नहीं है। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आईएएस का बेटा आईएएस ही हो जाए,
तो ये भी नहीं है। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे तो कोई स्वतंत्रता की बात उनके परिवार में था, और उनके जो दादाजी थे उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना किया था। और उस समय की जो राजनीतिक हालात से आप उस पर वर्तमान समय में देख सकते हैं कि क्या राजनीतिक हालात थे, और उस राजनीतिक हालात में उन्हें जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब उस समय के लोग जानेंगे, जो हम लोग तो केवल पढ़ रहे हैं और हम लोग उस पर विश्लेषण ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप उन चीज़ों पे अगर गहराई पर जाएंगे कि इनकी परवरिश कैसी हुई। तो जो हम लोगों ने कवरेज के दौरान, हम लोग अमूमन मुख्तार अंसारी के घर पे भी कई बार गए हैं, हम अफजाल अंसारी के साथ पर्सनल हम लोग बैठ के बातचीत किए हैं, फिर निकले हैं तो हम लोग गांव वालों का ओपिनियन लें, बहुत सारे बुजुर्गों से हमारी मुलाकात हुई। तो मुख्तार अंसारी का जब भाई एक होता है कि हर आदमी का दशा जो है दिशा बदलती रहती है, तो उस समय जब रहा होगा, परिवार रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन बाद में इन लोगों को तो आपको पता होगा कि इन लोगों ने साइकिल स्टैंड का ठेका तक लिया है अफजाल अंसारी ने, वहीं गाजीपुर में पिक्चर हॉल में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई दशा बिगड़ती है। और मुख्तार अंसारी जब उस समय छात्र जीवन में रहे तो गुलेल से अपना खेला करते थे, निशानेबाजी उनकी अच्छी थी, तो गुलेल से खेलने वाले की ही हाथ जो है बंदूक आ गया, तो बंदूक में भी अच्छी निशानेबाजी हो गई। तो वो जो छवि रही वो कहीं ना कहीं नीचे से उठती हुई, और वो गए छात्र जीवन में गए तो अच्छे बताए कि क्रिकेटर भी रहे, क्रिकेट भी उन्होंने खेला, फिर अपना उन्होंने आके पढ़ाई किया तो चुनाव भी लड़ा। तो जो भी चीज़ें थी सब उन्होंने जिसका उतना सदुपयोग करना था उन्होंने किया। लेकिन जब वो राजनीति में आए, और राजनीति में एक समय के बाद अगर कहा जाए कि 1996 में जब पदार्पण होता है, और 2005 से पहले वही मुख्तार अंसारी मऊ ज़िले में जिप्सी से आते थे, एक सेकंड हैंड जिप्सी उन्होंने खरीदी थी। जिप्सी की ही एक वीडियो है, काफ़ी ये मऊ के दंगे के समय का वीडियो है, जिसमें मुख्तार अंसारी को देखा जा सकता है कि जिप्सी में ऊपर बैठ के घूम रहे हैं और दंगा शायद शांत कराने की कोशिश करने की। हाँ, तो ये जिप्सी उन्होंने खरीदी थी, और वो उस जिप्सी से ही मऊ आते थे। तो मुख्तार अंसारी के उतने अच्छे दिन उस समय नहीं थे। ये बात 2005 की है। हाँ, ये 2005 की है। 2005 से पहले भी मुख्तार अंसारी यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ठेकेदार जो यहाँ पे थे, नामचीन ठेकेदार थे, उनकी वैन को लेके और अपने आया जाया करते थे, उनकी वैन ले लिया करते थे, समय समय पे मांग लिया करते थे। तो उनके उतने अच्छे दिन नहीं थे, लेकिन वो उस दुनिया से आते थे तो उनकी वहाँ पे रसूख थी, उनका अपना कद था। लेकिन जब विकास के नाम पे फंडिंग आई, और उस फंडिंग का सदुपयोग चाहे दुरुपयोग काम करा के चाहे बिना कराए खाते में ट्रांसफ़र होता था, जैसा कि जो लोगों में एक प्रतिस्पर्धा या कमीशन का मामला बना, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं हुई। तो उन जब चीज़ों पे जब मुख्तार अंसारी अपना खुद कमांड करना शुरू किया, तो मुख्तार अंसारी का माने आर्थिक साम्राज्य जो है एक झटके में बूम कर गया। और एक झटके में बूम किया तो फिर वो मुख्तार अंसारी जो है जेल में भी बंद रहा, तो भी अपना वो अपने ठेके और अपने वो तय कर लिया करता था। जहाँ तक मुझे जानकारी है, या मेरे सूत्र बताते हैं कि वो लैपटॉप से ही पहले ही, जैसे कि अगर लखनऊ महानगर में अगर सीवर लाइन बनना होता था तो उसके इंजीनियर को बुला के और समझा देता था तुम्हारा नक्शा ऐसे ऐसे है। लोग आश्चर्यचकित होते कि इसके पास वो नक्शा कैसे आ गया। तो वो निश्चित है कि वो अधिकारियों की मिलीभगत या संबंधित विभाग के कोई किसी उच्च अधिकारी की मिलीभगत से वो जो है सॉफ्ट कॉपी जो है नक्शे का या सीवर लाइन का, भाई जो कई सौ करोड़ का होता था, वो सेट हो जाता था। तो अगर उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के पास वो एक ऐसा रसूख था, उस रसूख के बल पे उसने अपना वर्चस्व किया और अपने परिवार को जो है राजनीतिक रूप से स्थापित करने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ा। और निश्चित है कि राजनीति में भी उसने अपने दखलंदाजी को नहीं बर्दाश्त किया उसने, और आर्थिक उसके जो उसके साम्राज्य में जिसके भी किसी ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, या उसमें किसी तरह से सेंध लगाने की या जुर्रत करने का प्रयास किया, या उसकी हुक्म अधूली या नाफरमानी किया, तो उसको जो है जो खामियाजा आपने सुबह से स्टोरी किया है तो आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिली होंगी देखने को। तो कुल मिला के अगर हमारा इशारा आप समझें कि जो भी वो, चाहे राजनीति हो चाहे आर्थिक साम्राज्य हो, दोनों पे भी किसी को उसने जो है बख्शा नहीं। जो जिसने भी कभी भी उसके राजनीति, उसको छोड़ के बाकी अन्य चीज़ों पे आप कुछ भी करिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगला जो है अपना पूरा अपने काम में मस्तीपूर्वक लगा रहता था। जैसा आपने बताया कि एक पुरानी जिप्सी, और वही जिप्सी जो थी वो एक आइकॉनिक शॉट माना जाता है, काफ़ी मतलब चर्चित रहा। और बहुत जब इंटरनेट नहीं होता था उस समय वो टीवी के माध्यम से वायरल हुआ था।
उस जिप्सी में मुख्तार अंसारी को देखा जा सकता है कि एक राइफल लिए वो कमांड करते हुए पूरा मऊ में घूम रहा है, और इस तरीके से वो कमांडिंग थी ऐसे कि मानो शहर का राजा हो। और यही कहीं ये भी होता है कि वो एक यूथ आइकॉन भी धीरे धीरे बनने लगा था। इस पे आपका क्या कहना है? दरअसल अगर देखा जाए वो जिप्सी की जो फ़ोटो वायरल हुई थी, तो वास्तविकता ये है, मैं तो बहुत करीब से देखा था। वो जो फ़ोटो वायरल हुई थी वो राइफल की बट वो मुख्तार के हाथ में नहीं थी। अच्छा। वो उनका जो शैडो था साथ में, वो उनका गनर, वो गनर के हाथ में था, लेकिन वो एंगल फ़ोटो का ऐसा लग रहा है कि मुख्तार खुद जो है उस राइफल को ताने हुए है। दूसरी चीज़, उसमें जो मार्क करने वाली बात थी, सार्वजनिक रूप से जब मुख्तार घूम रहे थे वो 14 अक्टूबर आई थिंक 14 अक्टूबर 2005 को वो जो स्लॉट आपने दिखाया, तो वो वास्तविकता ये थी कि वो घूम रहे थे। तो ऐसा नहीं है, अब मीडिया वाले और ये लोग भी आगे पीछे लगे रहे, तो ये तो संभव नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से किसी कम्युनल वायलेंस की बात करें या किसी, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मुख्तार के उस तरह से खुलेआम घूमने से जो ये 12, 14, 16 साल की जो पीढ़ी थी उनको उन्होंने एनर्जाइज किया, और उस एनर्जाइज होने से जो है जगह जगह हर मोहल्ले में जिस जिस क्षेत्र में वो घूमे वहाँ जो है हिंसा फैली और लोग खुलेआम, और पुलिस प्रशासन, अब उस समय की सरकार भी इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, इसकी वजह से इनको कोई जो है, मुझे याद है कि वो सलाहाबाद मोड़ के पास जब यहाँ पर डीएम और एसपी उनसे अपील करते रह गए कि आप शहर छोड़ दीजिए, तब भी उन्होंने नहीं सुना। डीआईजी उस समय थे प्रभात कुमार, तो सलाहाबाद मोड़ पर उनको जब कहे कि आप तुरंत मऊ छोड़िए, तो उनको भी एक तरह से उसने झिड़क दिया था कि मेरा मऊ जल रहा है, आप इसको बचाएंगे। लेकिन देखने में, पब्लिक के देखने में, एक स्लॉट उसमें और आपने दिखाया आजमगढ़ मोड़ का था जहाँ पब्लिक उससे अपोज कर रही है, लेकिन वो LIC बिल्डिंग के पास, लेकिन वो जो है सबसे अपील कर रहा है वहाँ पर। मुख्तार अंसारी वो अपील कर रहे थे कि क्या नाम है, आप लोग अपने अपने घरों में जाइए। तो ये एक पक्ष था, लेकिन दूसरा पक्ष जो था वो ये था कि उसके पीछे जो ऊर्जा लोगों के अंदर भर रही थी दंगे को बढ़ाने में, उसका बहुत अहम रोल था। मऊ के जो 2005 के दंगे हैं उनको मुख्तार अंसारी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसी के बाद से मुख्तार अंसारी अपने जीवन काल के अंत तक जेल में चला गया, काफ़ी दिनों तक जेल में रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भैया ने सलाहाबाद मोड़ का, तो आप ज़्यादा उस समय कवर किए हैं, तो मैं उनसे राम प्रताप यादव की जो हत्या हुई है इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। और भैया, हाँ, उसी सलाहाबाद मोड़ पे जहाँ पे कि वो राइफल भी जो है वो वहीं पे स्थानीय एक उद्योग कहा जाए, एक छोटा सा उद्योग चलाने वाले एक वर्ग विशेष के उसमें, जिसमें कि वो अभी नामजद था, उसमें भैया से आप पूछिए क्योंकि वो बेहतर बताएंगे। हम हाँ, वो शिमला टेक्सटाइल वाला घटना उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, आग लग, हाँ, स्थानीय लोगों ने लगाया था और उसी के सुरक्षार्थ एक तरह से ये पहुंच गए थे वहाँ पर। और उसी में राम प्रताप यादव जो है, वहाँ पर राम प्रताप यादव नामक युवक की जो है गोली मारकर हत्या हुई थी। और पहला FIR याद है मुझको 1483/2005 का नाम का पहला FIR तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन वो दर्ज हो पाया था राम प्रताप यादव की हत्या का। और उसी के बाद 1483A, 1483B, इस तरह से करके सारे FIR दर्ज हुए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी का एक रोल तो वो था, लेकिन दूसरा रोल मैंने फिर हॉस्पिटल में देखा कि जब लोगों को गोलियां लगी थी और लोग घायल अवस्था में पहुँचे, तो वो गाजीपुर के CMO को जो है रिक्वेस्ट करते हुए मैंने सुना कि आप जो है वहाँ जो भी आपके पास एम्बुलेंस हो तुरंत भेजिए, यहाँ पर हमको, यहाँ पर लोगों को जो है घायल हैं उनको भेजना इलाज के लिए। तो वहाँ वो कतई भेदभाव नहीं दिखा
कि उसमें कोई हिंदू या मुसलमान। लेकिन अंततः बात तो यही हो जाती है कि ये आपका वर्जन है जिस तरीके से आपने देखा, पर एक क्रूर इंसान भी उस चेहरे के पीछे छुपा है जिसके ऊपर कई हत्याओं का दोष है। दोष सिद्ध भी है। वास्तविकता तो यह है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर कमोबेश 65 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा मर्डर के केस हैं। कई एक, मैं कहता हूँ, रूंगटा अपहरण कांड को कौन भूल सकता है। नंद किशोर रूंगटा अपहरण कांड को, विश्व हिंदू परिषद के नेता, उसको कौन भूल। मुख्तार अंसारी की छवि गरीबों के बीच भले मसीहा की रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बाहुबली, एक बड़ा माफिया, और सबसे बड़ी चीज़ जराइम की दुनिया में नेटवर्किंग कैसे होती है ये मुख्तार अंसारी ने तय किया। और ये यहाँ के लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो उसके जो है अपने कनेक्शन थे और मजबूत कनेक्शन थे। मुख्तार अंसारी को किसी अगर ब्रजेश को छोड़ दिया जाए, उनको तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार को इग्नोर कर सके। किसी भी मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश की बात, ब्रिजेश सिंह जो कि दूसरे पूर्वांचल के माफिया डॉनों में से एक हैं, उनकी बात अगर कर रहे हैं तो ये ज़रूर बताइए कि कई जगह सुनने में आता है कि ब्रिजेश और मुख्तार एक बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, एक समय था, और आज का समय कुछ और है। नहीं, ये बात सही है। ये इन लोगों की क्या होती है, सब मिला करके ये दोस्त भले रहे हों, वर्चस्व की ही लड़ाई। ब्रिजेश के किसी उसकी जो है मर्डर हुआ या मुख्तार के ग्रुप के किसी का मर्डर हुआ, तो फिर वो धीरे धीरे वो सारी दोस्ती तो स्वार्थ पर आधारित होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके जो है बड़े निजी अच्छे संबंध। सारी दोस्ती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, उस समय उन लोगों की आर्थिक वर्चस्व, आर्थिक और ये सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ही शुरू हुई। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कोई दोस्ती है। ऐसे लोगों की दोस्ती बहुत टिकाऊ भी नहीं होती। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। जब मुख्तार अंसारी काफ़ी दिन पंजाब के रोपड़ जेल में रहे, और यह आरोप लगता रहा है कि हामिद अंसारी, जो कि उनके रिश्तेदार भी लगते हैं और भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, उप राष्ट्रपति थे, और काफ़ी लंबा समय उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद वही एक ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने इतना लंबा समय पार्लियामेंट में दिया है, राज्यसभा में दिया है। क्या ये आरोप है कि हामिद अंसारी के कहने पर या हामिद अंसारी के इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस को यूज़ करके उनको पंजाब में वीवीआईपी जेल, पंजाब के जेल के अंदर, रोपड़ जेल में थे, वीवीआईपी सुरक्षा सर्विसेज जो हैं दी जाती थी, इस पे आपका क्या कहना है? भाई, मैं उस पर क्या बोलूं, वो कनेक्शन उनका हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अमरिंदर सिंह उस समय सीएम थे, तो अमरिंदर सिंह का जो संबंध है मुख्तार अंसारी से, वो ऐसा तो है नहीं कि कोई हाई तुरंत कहीं से पहुंच गया हो। अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं ऊपर से जो है इशारा हुआ होगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि पंजाब सरकार जो है, अगर मुख्तार अंसारी को न सौंपने के लिए करोड़ों रुपए अगर वकीलों को फीस दे रही थी, तो ये तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। उनका कनेक्शन ये बता रहा है कि उनको कहीं ऊपर से जो है ये संरक्षण मिला होगा, या अमरिंदर सिंह को दबाव बनाया गया होगा कि आप इनको जो है प्रोटेक्ट कीजिए वरना इनको नुकसान हो जाएगा। तो उसी के तहत उनको प्रोटेक्शन मिला। अमरिंदर सिंह ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। वो यूपी के बंदी थे, उनको रोपड़ जेल में रखने का कोई तुक नहीं था। अमरिंदर सिंह और एक फेक केस वहाँ दर्ज किया जाता है पंजाब में, और उस फेक केस के आधार पर वारंट भी के द्वारा जो है इनको रोपड़ जेल में ले जाया जाता है। तो ये एक जो है कॉन्स्पिरेसी तो थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अभी ये तो हम बातें कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी के उत्थान की, अब आ जाते हैं मुख्तार अंसारी के पतन पर। 2005 के बाद 2003 जो है मुख्तार अंसारी का पीक कहा जाता है। कि उस समय वो किसी को कुछ नहीं समझता था और पूर्वांचल के सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक हुआ करता था।
2005 के बाद ऐसा क्या हो गया? भले उसने 4 चुनाव जीते, 2005, 2007, 12, 17, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसका ग्राफ जो है नीचे जाने लगा? और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? क्या ये राजनीतिक फैक्टर था या फिर लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि काफ़ी लोग भी पहले कोई बोलता नहीं था मुख्तार अंसारी के खिलाफ? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उससे पहले एक बताना चाहता हूँ, भैया की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे भैया ने बताया कि उसका एक रूप जो है इन्होंने देखा, तो उस रूप पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जो मतलब घायलों को उठाने के लिए सीएमओ से मांगना, और ये संभव है कि दोहरा चरित्र भी हो सकता है। आपने सुना भी होगा, मनोविज्ञान में इस तरह का होता है कि लोग दोहरे चरित्र के होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर इतना ज़्यादा अगर सुकोमल होगा, हृदय का होगा, तो वो किसी का वो उठाएगा व्यापारी को, और उसकी हत्या, उसका लाश मिल जाएगा। वो पॉलिटिकल ठीक है। वेंडेटा भी हो सकता हाँ, तो वो है। पॉलिटिकल वो जो है चेहरा हो सकता है। वो राजनीति में आ चुके थे और 10 साल उनको राजनीति करते हो, तो वो दिखाने के लिए वो कर सकते हैं। थे। और जैसा कि उन्होंने जिप्सी पे भी घूम घूम के किया। हाँ। और जो शिमला वाली की बात आ रही थी, वहाँ पे राइफल भी उस केस में शामिल था। तो भैया ने जो कहा कि राइफल अगर राजनीतिक नहीं हो सके, वो हाथ में लिया हो, भाई हथियारों का शौक है, हो सके देखने लगा। भीड़ में कहीं पे भी हम ही और आप, कोई बढ़िया माइक अगर हम लोग जाते हैं फील्ड में और हाथ में ज़रूर हम लोग को दिखता है, तो हम लोग हाथ में ज़रूर लेके एक बार उसको टेस्ट करते हैं। अगर हमारा माइक और हमारा कैमरा का रिश्ता होता है या उसका होता है, तो हम लोग ज़रूर कैमरे और माइक को उठा के, निश्चित है कि एक अच्छे पत्रकार या एक अच्छे वीडियो जर्नलिस्ट अगर हम होंगे तो निश्चित उठा के देखेंगे। तो अगर वो एक अच्छा हथियार चलाने वाला है, हथियार का शौकीन है, तो निश्चित है राइफल उठा सकता है। और एक क्लिक हो गया होगा, एक फ़ोटो क्लिक हो गया होगा, तो वो यह इससे नहीं बच जाता कि वो घटना नहीं हुई होगी या उसके हाथ में राइफल नहीं रहा होगा। और एक सामान्य आदमी के हाथ में आज राइफल आ जाता, तो उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज, शायद उस समय हम लोग को नहीं पता था, उस समय के या उस समय की सरकार ने उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा। चलिए, अब आइए आप राजनीति की बात करते हैं। कि देखिए, जो 2003 में ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ, मैंने आपको एक स्टोरी भी कराई हो आज, उसमें आपने देखा होगा कि एक रिटायर्ड रेलवे का कर्मचारी जो है, किस तरह से मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों को पछाड़ दिया, पानी पिला दिया। वो 2003 से, ऐसा नहीं था कि उस समय भी उसको चैलेंज करने वाले मऊ जिले में कोई नहीं थे, लेकिन इरले बिरले लोग थे और वो लोग चैलेंज करते थे, लेकिन हाँ, उनकी संख्या कम थी। और कहा जाता है ना कि जब शासन और सत्ता जिसके साथ हो, तो उसके लिए थोड़ी सी दुरूह हो गया था। और धीरे धीरे जब सत्ता बदलनी होती है या अपने उस पर आती है, तो संबंधित अधिकारी, या मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, जैसा कि हमारे कुछ पुलिस विभाग में हमारे सूत्र थे, तो उन्होंने मुझे जैसा कि बताया कि जब मुख्तार अंसारी को मायावती ने जब निकाला, तो लखनऊ से पहले एक थाने में ले जाके और उनकी दैहिक समीक्षा पुलिस वालों ने कर दी। जो मतलब मुख्तार अंसारी का बॉडी लैंग्वेज मऊ से निकलते समय, कोर्ट अटेंड करके निकलते समय जो वो था, और उसी समय उनको सूचना मिलती है, तो लखनऊ से पहले एक थाने पे उनको बाकायदे रोका जाता है और उनकी दैहिक समीक्षा की जाती है, फिर ले जाकर उनको जेल में एंट्री करा दिया जाता है। यह मैंने और हम लोगों ने बाकायदे बतौर पत्रकार हम लोगों ने और पुलिस अधिकारियों के उससे हम लोगों ने सुना। एक घटना और भी मैं भी बता दे रहा हूँ। मऊ में 2003 में एक घटना हुई थी कि जब पत्रकारों को, वो ठेकेदारों के बीच जो है अपने वर्चस्व को लेके मुख्तार अंसारी दो चार हो रहे थे और अपनी वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। तो ये बाल निकेतन तिराहे पर 2003 में आई थिंक जून की ये घटना है, जून की घटना है। और उसमें उसने जो है द्वारिका गुप्ता नामक पत्रकार को, तो द्वारिका नहीं, वो उसने एक जितेंद्र सिंह नामक पत्रकार को, संतोष सिंह के भाई जितेंद्र सिंह को पकड़ के जब ले जाने लगा घसीट के उसके गुर्गे, तो द्वारिका ने अपोज किया और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग वहीं पर बैठे थे, बगल में मीटिंग कर रहे थे, और द्वारिका ने जब अपोज किया तो मेरे आंख के सामने द्वारिका को उनके गुर्गे जो है राइफल की बट से मारे थे। ये पूरा सब एकदम ये सब चोटिल, और द्वारिका को उठा ले गए। हकीकत ये थी कि हम 10-12 पत्रकार वहाँ थे, हम लोग भी किसी तरह अपने को बचाए थे। लेकिन साथ ही जोड़ना चाह रहा हूँ, उस बचाने के साथ साथ तुरंत हम लोग 10 मिनट के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज किए और हिंदुस्तान दफ्तर में बैठे थे, मीटिंग किए, मीटिंग। और उसी दिन ये नवदीप रिनवा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस समय के डीएम थे,
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ट्रांसफ़र होने के बाद आए थे, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हम लोग जब जाके सवाल उठाए तो समीर सौरभ थे CO सिटी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं द्वारिका अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि द्वारिका की दैहिक समीक्षा करने के बाद वो सब जो है द्वारिका से फिर अपने गुर्गों से माफ़ी भी मंगवाया था, लेकिन ये दिखाने के लिए पहले वो पिटवाता था और उसके बाद फिर माफ़ी भी मंगवाता था। उसके बाद सारे ज़िले के पत्रकार आंदोलित थे, 1 हफ्ता 10 दिन करीब आंदोलन चला था। तो उसके जो भी पॉलिटिकल सामाजिक जो भी एडवाइज़र थे उसको समझाए, और उस समझौते में मैं अकेला तनहा गया था DM के बंगले पर, जिसमें बुलाया गया था DM और SP थे, और मैं उसके टेरर की बात कर रहा हूँ। एक चिट इतनी पतली थी, इतनी पतले कागज़ की चिट जो है DM रिनवा ने लिखा था कि पत्रकारों के साथ हुई पिछले दिनों घटना को लेकर मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा भी नहीं लिखा था, खेद व्यक्त करता हूँ, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ये लिख के जब DM ने दिया, मुख्तार अंसारी मेरे बगल में बैठे थे, मैंने बीच वाली रो, उधर की कुर्सी पर वो थे, इधर मैं बैठा था। तो उन्होंने जब दिया तो मुख्तार अंसारी ने उस पेपर को ऐसे ले करके, ऐसे ही लंबा सा था कागज़, और उसको वो ऐसे ऐसे पूरते हुए ऐसे फेंका। मैं खुद अंदर से सहमा था कि अरे ये क्या कर रहा है। लेकिन उसने एक चीज़ फेंकने के साथ कहा, DM साहब मैं एलानिया कह रहा हूँ कि मेरा दुश्मन ब्रजेश सिंह है, और जब ब्रजेश सिंह कहीं मिलेंगे मैं उनको गोली मारूंगा। लेकिन जहाँ तक पत्रकारों की बात है तो इनसे तो गलतफहमी में ऐसा हुआ है। मैं तो इनसे एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ विनय भाई, मैं 100 दफ़ा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। उसने ये कहा, वो कह तो रहा था माफ़ी के अंदाज में, लेकिन उसमें भी मुझको टेरर नज़र आया। वो उसकी धमक, वो दहशत जो है, और मैं सही में मैं क्या कहूँ, अच्छी बात नहीं, अंदर से मजबूत भले हूँ लेकिन हिला था मैं भी कि उसके कहने के बाद कहीं उसका और रिएक्शन दूसरे तरफ ना हो। लेकिन ये है, वो माफ़ी पहली बार इस तरह से मऊ की धरती पर वो मांगा था सारे पत्रकारों से, इंडिविजुअल मेरे से नहीं, सारे पत्रकार बिरादरी से उसने मांगा था। लेकिन भाई धमक तो थी। उसने फिर निकलते ही कहा कि कल मैं अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा हूँ विनय भाई, और आप जो है हमको मिलिएगा। हम क्या निश्चित मिलेंगे। और वो उसके कहने का असर था कि हम लोग ज़रूर मौजूद थे, लेकिन कहाँ थे, वो जो पेरिस प्लाजा है, पेरिस प्लाजा में अंदर से गेट बंद करके उसके बरामदे में हम लोग खड़े थे। हम कहे कोई भीड़ में या जुलूस में नहीं रहेगा, उसके समर्थक मिसबिहेव कर सकते हैं, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो वहाँ हम लोग बंद थे। तो उसने, वो जब डिग्री कॉलेज के पास पहुँचा उसका काफिला, तो उसने मुझको फ़ोन किया इंडिविजुअली। उसने कहा विनय भाई आप दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? हम कहा आगे आइए गाजीपुर तिराहे पर, मुझे मालूम है आपका काफिला बहुत बड़ा है। और डाकबंगले से निकला था, बहुत बड़ा काफिला था, अमेरिका के खिलाफ जो प्रदर्शन उसका था। तो देखिए टेरर तो उसका हर फील्ड में था। और जहाँ तक अभी आप राहुल ने ये कहा कि उसके बिजली के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिजली विभाग के सारे स्टोर की चाबी मुख्तार अंसारी के पास हुआ करती थी। कौन सा ट्रांसफार्मर बदलेगा, कौन सी केबल नहीं बदलेगी, ये मुख्तार अंसारी तय करते थे। ये वही तय करते थे कि अगर मान लीजिए उनके किसी विचारधारा के खिलाफ वाले मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जला है तो वो 2 महीना भी जला रह सकता था, वो नहीं बदलता था। लेकिन उनके अपने चहेतों के बीच का मामला होता था तो विद इन आवर वो बदल जाता था। ये बात सच है। तो स्टोर की जो चाबी मैंने कही, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि स्टोर की चाबी उसके पास हुआ करती थी। ये बहुत बड़ी बात बता रहे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो एक हो नहीं सकता। स्टोर की चाबी उनके कहने पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन स्टोर की चाबी मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास हुआ। बिल्कुल जिम्मेदारी, बिल्कुल बोल रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। हम अगर मुख्तार अंसारी के पतन की बात करें और साथ में जो उसका बेटा है अब्बास, जो इस समय जेल में है फ्रॉड के केस में, इसकी बात करें तो इस पे क्या कहेंगे? किस तरीके से जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, जो पहाड़ बन रहा था, वो नीचे कैसे आने लगा? देखिए, एक होता है ना कि दशा जब बिगड़नी होती है तो बिगड़ती चली जाती है। फिर मैं बता रहा हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार आती है और 100 दिन जब होता है
तो यही मुख्तार अंसारी एक बड़े पत्रकार के इंटरव्यू में कहते हैं कि कहाँ पे कानून व्यवस्था है और कहाँ कानून का राज है। जब यही सरकार योगी सरकार की 2022 के बाद आती है, तब वो अभी आत्मविश्वास के साथ आती है और बताने लगती है कि कैसे कानून को भी काम करना है और कानून के जो विद हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने निर्णय फटाफट सुनाना शुरू करते हैं। उनको भी ये कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, अब ये सरकार जो है निर्णय लेने में सक्षम है, तो फिर अब उनकी दशा बदलनी शुरू हो जाती है। आपको देखते होंगे कि 100 दिन की बात मैं कहूँगा और यूट्यूब पे मैं आपको बता भी दूंगा, उस जिस पत्रकार ने लिया था और उन्होंने बाकायदे माइक पे बोला था, उस बड़े पत्रकार हैं, उस यूट्यूब को मैं भी सुनता हूँ, तो वो बात मुझे सुन के हंसी आती है। वो कि कानून व्यवस्था योगी के सरकार के 100 दिन में कुछ बदलता नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो बेस बना और अधिकारियों को भी लगा, जब अगली सरकार बनी तो लगा कि नहीं, अब ये सरकार अस्थाई है और इसमें निर्णय लेने की क्षमता है और इसको अगर हम लोग इसमें अगर फैसला देंगे तो किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि बड़े बड़े अधिकारी, या मैं अदालत की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में रहते थे और कहीं ना कहीं फैसलों में भी उनका प्रभाव दिखता था। आप अभी तक मऊ में घूमे होंगे तो आपको इतना जानकारी मिल गई होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब अधिकारियों ने, जब जज लोगों ने जब वो करना शुरू किया, अधिकारियों ने चार्जशीट लगाना शुरू किया, तो आप देखे होंगे कि वही चीज़ सज़ा में बदलनी शुरू हो गई। आज तक कभी आपने किसी को सज़ा करते हुए सुना होगा कि किसी को सज़ा मिला हो, वो भी मुख्तार अंसारी को सज़ा मिल गया हो? नहीं आपने सुना होगा। लेकिन जब वो दशा बदली है, तब फिर दिशा भी बदली और जाँच की भी बात जोड़ना चाहूँगा। मुझे याद है वो दिन राम प्रताप यादव हत्याकांड जो कर्फ्यू में हुआ था, पहला मर्डर, 2005। मुझे अच्छी तरह, मैं उस समय जिस दिन उसका फैसला आना था, मैं अदालत में मौजूद था। मैं जुडिशरी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊँगा, राम प्रताप यादव हत्याकांड का तो वो फैसला आना था और मैं अदालत में बैठा था। मुख्तार मुझको देखे गेट के पास अंदर घुसते हुए, तो उन्होंने कहा कि आइए विनय भाई इधर आइए। तो वो मुझको, वो बेंच थी कटघरे के बगल में, उसी बेंचवा पर वो बैठे थे, मैं बैठा था, धीरेन्द्र सिंह वगैरह वगैरह कुछ लोग बैठे थे। और तब तक जो है, अभी फैसला आना था, अदालत बैठी नहीं थी। और तब तक क्या होता है कि वो अपने वकील को वो बुलाते हैं कि इधर आइए, और उन्होंने निकाला पॉकेट से गड्डी 100 की और उनको पकड़ाया और कहा कि ये स्टाफ में बांट दीजिएगा। तो वो कहे कि जज साहब के यहाँ 10 स्टाफ होता है, एडीजे साहब, तो मैं बल्कि चौंका। तो मैंने कहा कि आपको ये कैसे पता? कहे कि नहीं, एडीजे साहब के यहाँ 7 स्टाफ होते हैं, जज साहब के यहाँ 10 स्टाफ होते हैं, तो उनमें ये बांट दीजिएगा। अब मैं हैरत में पड़ गया कि अभी फैसला आया नहीं। वो कोई घूस उस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बख्शीश या नजराना या पेशी जो कह लीजिए, उस रूप में बांटने की, मैं तो देख के उस घटना को एकदम दंग रह गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे मैं ही नहीं, मैं था, धीरेन्द्र भी थे, और वो ऐसे ही क्लोज सर्किट में समझिए एक तरह से दिया लिया गया। लेकिन मैं वहाँ था, मैं, मेरे सामने की ये बात है, मैं देखा था। हम कहे अरे भाई तो गजब हो गया। बात जो बोल रहे थे उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ाया हूँ। और वो राम प्रताप यादव का भी उस समय आपको मैं बता दूं भैया कि उस समय राम प्रताप यादव की बेवा से आज हम लोग मुलाकात भी किए हैं। तो उसको तो कुछ पता ही नहीं कि उसको क्या दिया लिया गया। तो आज की सरकार पे रो रही है। तो हम लोगों ने उससे प्रश्न किया कि उस समय की सरकार ने ना मुआवजा दिया है, और मुआवजा की घोषणा या नौकरी देने की सरकार तो उस समय की उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस समय की सरकार ने उसमें 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया जो भी रहा हो दिया हो। हाँ, 2 लाख रुपया उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, तो उन्होंने घोषणा किया था। तो अब जो भी मिला हो, लेकिन उस महिला को कुछ नहीं मिला, उसका जैसा कि कहना है। तो अब महिला का उसको, उसके पति का क्या हुआ उसे नहीं पता। जी बता दिया। मिला था। अरे अब ये क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं है। वो कंट्रैक्ट जो पीड़ित है वही कह रही नहीं मिला, तो मैं क्यों बोलूँ? लेकिन मिला था। ऐसा नहीं था। न
मैं बताऊं कि उसी समय एक मर्डर हुआ था शिवचंद। कैसे भैया बैठ गया वो कैसे बैठ गया उसके पीछे का आप थोड़ा सा देखिए, केस पर कमेंट करना अच्छा नहीं है। मैं नहीं। बीइंग एन एडवोकेट मैं ये बोलना ठीक नहीं समझूंगा कि उस पर कमेंट करूं। स्टाइल हुए और सब सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। अब भाई उस समय गवाहों का हॉस्टाइल होना कोई खास बात नहीं थी। बड़े बड़े केस के गवाह हॉस्टाइल हो गए तो राम प्रताप यादव हत्याकांड बहुत बड़ा केस नहीं था, उससे बड़े केस हॉस्टाइल होते रहे। सही है। तो इसलिए मैं अदालत क्या कर सकती है? अदालत तो उसको चाहिए, सबूत चाहिए। जब गवाही बिल्कुल भैया ने जैसा कि कहा कि जब भाई बिना विटनेस के अदालत भी उसके हाथ बन जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक हमने जो कहानी सुनी है कि जज के सामने भी हत्या होता है और जब उसको फैसला देने का समय आता है और गवाही नहीं तो वो उस पर फैसला नहीं सुना पाता है और वो हत्या का जो आरोपी है उसको वो छूट जाता है। तो ये भी ऐसी ही बात शायद उस प्रकरण में भी हुआ राम प्रताप यादव। तो राम प्रताप यादव एक मामूली सा प्यादा था, वो जो कि दंगे का शिकार हुआ और उस दंगे का फ़ायदा जो है मुख्तार अंसारी ने एक बड़े उसमें अंतराल पे भुनाया है और उसकी बड़ी राजनीतिक रसूख रही है। इस चर्चा को ख़त्म करते हुए आखिरी सवाल है, मुख्तार अंसारी के पतन पे हम लोग बात कर रहे थे। एक एक पॉइंट आप दोनों लोग से आप शुरुआत करिए और आप ख़त्म करिए कि कहाँ से उसका पतन शुरू होता है। और बाकी तो सब जान ही चुका है, मीडिया आज से बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, आम जनता को नहीं मालूम है। राहुल जी, पहले आपसे। उसका आत्मविश्वास उसके पतन का कारण बना। ओवर कॉन्फिडेंस में भैया नहीं जानते होंगे, आप भी नहीं जानते, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी के माध्यम से फ़ोन आया था। वो वीडियो जो शूट आप लोगों को दिखाया जाता है वो हम लोगों को करने के लिए कहा गया था जी। तो हम लोग तो अपने ऑफिस के उसमें जो है करते थे और हाँ तो उसको हम हाँ तो वो जो हम लोग ऑफिस को करते वीडियो भेजते थे वो वीडियो कॉपी हुआ, बहुत सारे जगह संस्थानों ने अपने अपने हिसाब से चला और आज मुख्तार अंसारी जो जेल से नहीं निकल पाया वो वही वीडियो है। अगर वो वीडियो नहीं होता तो शायद मुख्तार अंसारी अदालत और सबको झुठला के निकल जाता और फिर वो शायद अभी लंबी पारी खेलता। विनय जी, मैं तो एक शब्द में बोलूँगा, बुरे काम का बुरा नतीजा, बस। और सिर्फ यही है कि आप कितना भी बड़ा अपना औरा बना लें, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करती। मुख्तार अंसारी, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कोई वसूली गैंग नहीं चलाते थे, लेकिन जो उनकी वसूली गैंग थी उस वसूली गैंग से 100 गुना बड़ा था। किसी भी फील्ड में उनका नाम ही काफ़ी था और उनकी आड़ में बहुत से लोग, छोटे छोटे प्यादे जो है माफिया बन गए, बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किए। उसमें बहुत से लोग नपे, अभी कुछ एक बाकी भी हैं, अभी वो ढके तोपे हैं, हो सकता है उनका भी नंबर आए। यहाँ भी 183 लोगों की लिस्ट बनी थी। तो मुख्तार अंसारी कुल के बाद बस वही कहेंगे, बुरे काम का बुरा नतीजा। ऊपर वाला अगर कोई है तो वो सब देखता है और उसने देख लिया, चाहे जिस रूप में। विनय जी, राहुल जी, अपना समय देने के लिए और इस चर्चा पे बहुत ही सनसनी खुलासे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थे मऊ में और हमने आज चर्चा की मुख्तार अंसारी के जीवन काल पर, कहाँ से उसने राजनीतिक जीवन का अपना सफ़र शुरू किया और किस तरीके से माफिया बना और अंततः कैसे उसका पतन हुआ। एनडीटीवी इंडिया के लिए मऊ से गौरव द्विवेदी।